अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेयर हाउस और गोदाम के मुतालिक होने वाला है कि वेयर हाउस या गोदाम की कंस्ट्रक्शन आप किस तरह करें। देखें, हमारे मुल्क में दो तरह की मेजरली टाइप्स हैं जिसके वेयर हाउसेस या गोदाम बनते हैं, जिसमें से पहली टाइप है स्टील स्ट्रक्चर्स और दूसरी है इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर। जो स्टील स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसकी प्राइसिंग क्या होती है, उसकी तामीर कितने अरसे में होती है और वो किस लिए यूज़ होता है, उसके मुतालिक मेरी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है, जो कि जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। जबकि जो दूसरी टाइप है जिसके मुतालिक आज हमारी वीडियो है वो है इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर। कि इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कहाँ पर यूज़ करने चाहिए और इनकी प्राइसिंग क्या है और इनकी जो टाइम पीरियड है कंस्ट्रक्शन करने का वो कितना आता है। तो आइए बगैर किसी तातुल के अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर के ऊपर है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम वेयर हाउस क्यों बनाते हैं और किस मकसद के लिए बनाते हैं। देखें, किसी भी किस्म की स्टोरेज के लिए आप वेयर हाउस को बना सकते हैं, जिसमें टेक्सटाइल की स्टोरेज होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, फूड कंपनीज हो गई, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, रिटेल आउटलेट्स हैं, ई कॉमर्स की आउटलेट्स हैं, वो अपने वेयर हाउसेस बनाती हैं जहाँ पे स्टोरेज किया जा सकता है, जहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजा जा सकता है। बड़े बड़े कोरियर सर्विसेज हो गई, वो अपने जो है वो गोदाम बनाती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, आर्मी के डिपार्टमेंट्स हो गए, वो अपने अपने गोदाम मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए बनाते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर है, ये तकरीबन 1920s से 1930s में बनना स्टार्ट हो गए थे। इतनी पुरानी, तकरीबन आज से 100 साल पहले इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और पाकिस्तान में तकरीबन 1960s 1970s में ये बेतहाशा बने हुए हैं। आप पिक्चर्स भी साथ साथ आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे। तो अगर कभी भी आपको सफ़र करना हो लाहौर से बाहर टूवर्ड्स जीटी रोड, तो आपको अक्सर ये नज़र आएंगे, या किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में आपका जाना हो, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट या रवाद इंडस्ट्रियल स्टेट, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट, तो आपको ये तवातुर से नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पे जहाँ पे टेक्सटाइल यूनिट हैं, जहाँ पे राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स के गोदाम हैं, वहाँ पे आपको ये काफ़ी जो है वो तादाद में नज़र आएंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक बाकी जो हमारी बिल्डिंग होती हैं, जिनमें घर शामिल हो गए, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग शामिल होगी, उससे किस तरह मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा, तस्वीरों में भी नज़र आ रहा होगा कि ये एक शेल स्ट्रक्चर होता है ना, थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसको हम नाम देते हैं। और इसकी लंबाई की तो कोई हद नहीं है, और जो इसका स्पैन है, जिसको हम मोस्टली चौड़ाई कहते हैं या विड्थ कहते हैं, ये भी तकरीबन 250 से 300 फुट तक जा सकता है। मज़े की बात यह है कि इसमें इसकी छत का लोड बर्दाश्त करने के लिए आपको बीच में जो कॉलम है वो नहीं देने पड़ते। आपको अलोंग द बाउंड्री, यानी जो आपकी बाउंड्री चल रही होती है, उस लाइन पे आपको कॉलम्स देने पड़ते हैं। मोस्टली कॉलम का जो साइज़ होता है वो 18 बाई 18 या 24 बाई 24 के भी कॉलम्स हम कभी कभार दे देते हैं जब स्पैन बड़े हों। और एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस होता है वो भी 30 से 32-35 फुट तक हम रखते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स और डिज़ाइन क्या है। तो जो बेसिकली इसमें फ़र्क आता है इस स्ट्रक्चर में और बाकी स्ट्रक्चर में, वो आता है छत का। इसकी जो छत होती है वो स्फेरिकल शेप में या सिलेंड्रिकल शेप में होती है, बल्कि जबकि जो दूसरे हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिनको आरसीसी बिल्डिंग्स कहती हैं, उनकी फ्लैट स्लैब्स होती हैं। ठीक है, इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में जाऊं, कि जो फ्लैट स्लैब्स होती हैं, जो हमारी आरसीसी की, जिसको हम छत कहते हैं, जो अमूमन 6 इंच मोटी होती है, आपने अपने घरों में भी डलाई है, कमर्शियल बिल्डिंग में वो डलती है, तो वो जो लोड अपना बर्दाश्त करती है, वो थ्रू बेंडिंग स्ट्रेसेस और जो है वो अपना लोड मोस्टली बेंडिंग और शेयर स्ट्रेसेस के थ्रू अपना जो लोड है वो बर्दाश्त करती है। जबकि जो ये इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता है, जिसको थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं, ये अपना टेंसाइल जो है वो स्ट्रेसेस की वजह से जो है वो अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। खैर, इसकी ज़्यादा इंजीनियरिंग में मैं नहीं जाऊँगा, आपको गूगल पे और यूट्यूब पे शायद इसके मतलब और भी वीडियोस मिल जाए। लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक का जो बेसिक डिफरेंस है वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये आता है।
जिसकी वजह से इसकी जो छत का वजन है वो कम हो जाता है, यानी ये लाइट वेट कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लाइट वेट कंक्रीट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन टाइम कम हो जाता है, हम इस स्ट्रक्चर को स्पीडीली मुकम्मल कर सकते हैं। फिर इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम स्पैन्स को बड़ा कर सकते हैं, यानी हमें बीच में कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है कि इसमें आपको बीम देने की ज़रूरत भी नहीं है, एक लिंटल बीम और प्लिंथ बीम इसमें जो है वो ऐड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। अगर स्ट्रक्चर ड्राइंग कहेगी तो हम ऐड करते हैं, वरना हम वो भी ऐड नहीं करते। और छत में जिस तरह हम कहते हैं ना कि बीम के ऊपर स्लैब की सपोर्ट आती है, तो इसमें कोई बीम नहीं होता। इसमें शेल स्ट्रक्चर बने होते हैं, कॉलम के ऊपर वो सपोर्टेड होते हैं, एक थिन बीम जा रहे होते हैं जिनके ऊपर ये रेस्ट कर रहे होते हैं, और उस लिहाज से सारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो ये तो डिस्कशन थी इसके थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट की, और इसकी डिटेल्स वीडियो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में मैं मज़ीद बनाऊंगा भी। दूसरा जो हम इसका आते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड कम है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इसकी कम है, और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक लार्जर एरिया, लार्जर स्पैन विदाउट कॉलम्स या विदाउट पार्टीशन जो है वो कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर स्टिचिंग यूनिट्स के लिए, वेयर हाउसेस के लिए, गोदाम्स के लिए ये बहुत आइडियल है। इसके बाद जो हम इसका डिस्कस करते हैं कि इसमें मसले क्या आते हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। प्रोज तो हमने डिस्कस कर ली, हमने इसकी तारीफ़ें कर ली, ज़्यादा तारीफ़ें हो गई। अब इसके कॉन्स को डिस्कस करते हैं। कॉन्स ये है कि एक तो ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी स्टील स्ट्रक्चर्स की सूरत में आ गई है, जिसने कंस्ट्रक्शन पीरियड को हाफ कर दिया है। अगर शेल स्ट्रक्चर कहीं भी 3 महीने में बन रहा है, तो स्टील का स्ट्रक्चर जो है वो 1.5 महीने के अंदर जो है मुकम्मल तैयार हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इस स्ट्रक्चर का नुकसान है वो वाटर प्रूफिंग है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, लाहौर की कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, फिरोजपुर इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, सुंदर में, इस्लामाबाद में, रवात पे, हतार पे बड़ा रहा है कि जितने भी ये स्ट्रक्चर है ना, 8-10 साल बाद ये वाटर प्रूफिंग के मसले इनमें आ जाते हैं। लेकिन आजकल हम मेम्ब्रेन शीट यूज़ करके उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। लेकिन जो तीसरा बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्त में वो जिसे कहते हैं कि नापैद होते जा रहे हैं, उसका है वो पॉइंट ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। आप तो अगर आपने कोई फूड के आइटम्स को सेव करना है, अगर आपने नीचे मशीनरी लगानी है, तो इसमें हीट काफ़ी बढ़ सकती है अनटिल अनलेस आप एचवैक का सिस्टम या कूलिंग सिस्टम ना लगाएं। जबकि स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको पता है कि सैंडविच पैनल्स हैं जिनके थ्रू आप हीट को और हीट प्रूफिंग जो है वो बेहतर तरीके से अंदाज में कर सकते हैं। इसके बाद इसका कॉन्स यही आते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसकी स्टील स्ट्रक्चर की निस्बत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इस वक्त इंडस्ट्रियल शेल स्ट्रक्चर की आ रही है वो तकरीबन 1800 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट के करीब आ रही है, जबकि स्टील स्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो स्ट्रक्चर की और यानी स्टील स्ट्रक्चर की और सिविल स्ट्रक्चर की मिला के कोई 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फुट बन रही है। तो ये तकरीबन 700-800 रुपये पर स्क्वायर का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा एक अमाउंट बन जाती है जब आप एक बहुत बड़े एरिया में इसको बनाने जा रहे होते हैं। अगेन ये स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, जहाँ पे आपको चिलर रूम्स चाहिए, जहाँ पे आपको फूड के आइटम्स को सेव करना है, या लोगों ने नीचे काम करना है, या आपके कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट है और आपने उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो वहाँ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। फिर इसको वाटर टाइट करने का भी एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ये 2 से 3 मेरे ख्याल से प्रोज हैं, कॉन्स हैं सॉरी, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो इतना रिकमेंडेड मेरी तरफ से नहीं है। ज़्यादा रिकमेंडेशन वो स्टील स्ट्रक्चर्स की तरफ से है, उसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ। मज़ीद अगर आपको शेल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हाँ, अभी भी राइस मिलों में, फ्लोर मिलों में, गोदाम्स में हम ये एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिल्स जितनी भी पुरानी बनी हुई हैं वो इसकी बनी हुई हैं। और ये एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि इसके ऊपर आप अपना सोलर जो है सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं, और स्टील स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी आप अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। खैर वो एक अलग वीडियो है, उसमें हम
आगे आने वाली वीडियोस में आप देखिएगा, उसके मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो थी शेल स्ट्रक्चर के मुतालिक एक डिटेल्स। समरी में सिर्फ ये बताता चलूँ कि इसका जो खर्चा है वो 1800 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फुट के करीब आता है। लंबाई की इसकी कोई हद नहीं है, चौड़ाई इसकी 250 से 300 फुट तक जाती है। अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को वाटर टाइट करना है, तो ये स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आपने आपका फूड की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो ये स्ट्रक्चर तब भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने शेल स्ट्रक्चर को बड़ी ब्रीफली डिस्कस किया है। इसके मुतालिक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लाजमी बताइएगा। हमारी कंपनी पिछले 20 से 25 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है और हमने बेशुमार शेल स्ट्रक्चर जो है वो अक्रॉस पंजाब और केपी के बनाए हैं। आपको अगर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, तो आप लाजमी हमसे रब्ता करें। हम आपको फ्री जो कोटेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया।